अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। इस वीक के अंदर हमने जैसे देखा कि मार्केट के अंदर इतना एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है, कल के दिन भी और इस वीक के पूरे अगर थ्रू आउट हम बात करें तो एक पॉजिटिव जेस्चर परफॉर्मेंसेज, ये ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेज, इसी पर फोकस है तमाम इन्वेस्टर्स का। खासकर हमने देखा कि जैसे इन्वेस्टर्स देखते हैं मार्केट के अंदर नंबर्स अच्छे जनरेट हो रहे होते हैं तो बाइंग करते हैं, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद बाइंग करके मार्केट क्लोज होती है। आज के दिन भी थोड़ा सा हमने देखा कि इन्वेस्टर्स मजीद बाइंग करते हुए दिखाई दिए। अगेन कल की तरह आज भी 1,70,000 का इंट्राडे हाई पंच हुआ और फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके फाइनली क्लोजर की तरफ पहुंचे और एक अच्छा हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ या फिर कंसोलिडेटेड मार्केट दिखाई दे रही है। 1300 अबव एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का इजाफा आज के दिन देखा गया। साथ साथ एक अच्छी चेंज ये भी है कि स्लोली ग्रेजुअली हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बुल रन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट की खूबसूरती भी है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स आते हैं, एक अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रॉफिट भी बुक होता है और वो अच्छी बाइंग भी करते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक इंडिकेटर के हवाले से अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस दिखाई देते हैं। साथ साथ ये जो एक इंटरनेशनल ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका रुख भी एक क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। उसमें भी ये देखा जा रहा है कि अब जो ये जंग के बादल हैं वो छट गए हैं और ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि सीज़ फायर भी हो चुका है और अब जो एक टेबल टॉक है या फिर ये जो बातचीत के जरिए मामलात को हल करना है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो यकीनन ये जो दूसरा फेज़ है टॉक्स का या दूसरा जो एक मीडिएशन का दोबारा से पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका मिलेगा, जिसमें तमाम लोग यही कह रहे हैं कि एक अच्छा पूरी दुनिया को मैसेज आएगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपना रोल अदा किया, किस तरीके से एक पीस प्रिवेलिंग कंट्री है और ये आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। स्टॉक मार्केट को हम डिस्कस कर चुके हैं। सऊदी अरब के हवाले से आपको बताएं कि $2 बिलियन की जो एक अमाउंट है वो रिसीव हो चुकी है पाकिस्तान को और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। ऑफ कोर्स हमारे जो जैसे जैसे रिजर्व्स स्टेबल होते हैं इसी तरीके से हमारे पास एक इम्पोर्ट कवर रहता है, तो दिस इज़ वेरी गुड। और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एक रिलेशनशिप है और म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो कितना बढ़ रहा है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो कितना बाहमी ताल्लुक मजबूत हो रहा है। साथ साथ आपको बताएं कि IMF का कहना है, जब हमने सेकेंड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से देखा कि मीटिंग्स हुई और किस तरीके से बातचीत हुई, तो IMF इस नतीजे पे पहुंच रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, LSM की ग्रोथ देखें, SME की ग्रोथ देखें या आप इन्फ्लेशन को देखें या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को देखें, तो ये तमाम जो इंडिकेशंस हैं ये एक स्टेबिलिटी का इशारा करें, यानी कि एक मुस्तहकम जो अप्रोच है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। दिस इज़ द रीज़न कि अब हमारे पास इकॉनमी के हवाले से तमाम चीज़ें स्मूथ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। चाहे हम रेमिटेंसेस की बात करें, इस जंग का आना और फिर रेमिटेंसेस का इंटैक्ट रहना ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। तो आज हम ये IMF के इंडिकेटर्स के हवाले से भी बात करेंगे और इन तमाम जो ये हमारी न्यूज़ हैं और टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस भी करेंगे। सो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। नईम करीम साहब ने हमें जो है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। नईम साहब, सबसे पहले आपसे मैं यही पूछूंगी कि जो दोनों कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के खासकर जो हमारे अभी एक रिलेशंस चल रहे हैं, ये रिलेशंस बहुत ही मुस्तहकम तौर पे दिखाई दे रहे हैं और सऊदी अरब से जो पाकिस्तान को $2 बिलियन की जो अमाउंट रिसीव हुई है इससे हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए हैं। तो इसके हवाले से बताइए कि क्या रिलेशंस आप देख रहे हैं, किस तरीके से बिजनेसेस को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं और FDI के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जो पॉजिटिव साइंस हैं आपके सामने, स्पेशली ये सलसी की जो हमने कोशिश की है, एक जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था और जिस मुकाम पे हम गए हैं, अल्लाह ताला ने पहले पिछले मई में आपको पता है कि बड़ा हमें एक हाई मुकाम दिया और फिर दोबारा से फिर अमन का मैसेज हम लेके आए पूरी दुनिया में। राइट। तो अब जो इकॉनमी को देखते हैं, गल्फ़ के साथ हमारे पहले भी आपको पता है कि बहुत अच्छे मामला थे, हमारी एम्प्लॉयमेंट की बड़ी अच्छी, उनके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी थी। अभी भी आपने जो फिगर्स देखी होंगी, जो रेमिटेंसीज हैं सऊदीया से और हमारे गल्फ़ से ज़्यादा, UAE की तरफ से ज़्यादा रेमिटेंस हुई है इस महीने में, मार्च के महीने में। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लगता ही था, कहते थे कि जी बिल्कुल ही आपकी जो है ना रेमिटेंसेज गिर जाएंगी, आपके पास नहीं होगा। वैसा नहीं हुआ। और पिछले अगर साल के मुकाबले में देखें 2025 में इसी महीने को देखें मार्च में, तो इस दफ़ा उसमें रेशो ज़्यादा है
मतलब 3.8 के करीब हमारे पास जो है ना रेमिटेंसीज जो हैं वो आई हैं बिलियन की इसमें मार्च के अंदर। और ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो फिगर्स मेरे पास है कोई 32 बिलियन की अभी तक हमारी 9 महीनों में जुलाई से मार्च तक की हमारे पास फिगर्स हैं। तो एक पॉजिटिव साइंस है, मैं समझता हूँ कि हमारा उसी पे बेस करती है इकॉनमी हमेशा से, और डिफरेंस को हमने कम करना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक्सपोर्ट का हमें थोड़ा सा अभी भी हमारे पास गैप है जिसको हमने बढ़ाना है, और अभी हमारे पास मार्जिन भी है क्योंकि भी हमारे पास प्रोडक्ट भी है। जैसे अभी हम आए हैं सामने एज ए डिफेंस, हम एज ए डिफेंस को अगर हम लेके चलते हैं, और अब जो जंग का रुख है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया हुआ ना। अब दुनिया ने भी देख लिया, पहले वो समुद्री रास्ते या हवाई रास्ते को कंसिडर नहीं किया जाता था जंग के अंदर, अब वो कन्वेंशनल वॉर ख़त्म होगी। अब उसकी वैल्यू रहेगी जो एयर के अंदर है, आपके पास मंदिर के अंदर सबके सामने आ गया कि एक वो उसके ऊपर स्ट्रेट्स ऑफ हार्मस के ऊपर आप देख लें कि पूरी जंग जो है ना उसके ऊपर जाके बेस कर एक तो दुनिया को जंग से रोका भी, और दूसरा ये कि अपनी जो एक रिलेशनशिप है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी आई है हमारे। देखें दुनिया में आपके पास स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, यूएई की कहाँ पे है, उन्होंने बंद भी कर दी थी, आपको पता है यूएई ने बीच में स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दी। हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, डाउन होती है। मैंने पहले भी कहा था कि आता है एनवायरनमेंट जब लोगों को नजर आती है थोड़ा सा, उसके अंदर लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन फिर बेहतरी आई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने एग्रीकल्चर के अंदर भी जो डाउनफॉल आया था वो भी बेहतर हो रहा है। आपको पता है कि आलू की कीमत नहीं लग रही थी, अब वो एक्सपोर्ट होना शुरू, जब यहाँ से हमने किया अजरबैजान की तरफ, ईरान की तरफ से, तो वो लोगों को वो रेट मिलना बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ बेहतरी है हमारे उनके अंदर फिगर्स के अंदर। और आने वाला वक्त वही है कि जैसे हम सऊदी अरब के साथ अब सेंट्राइज में जा रहे हैं, ये हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन साथ साथ जब इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट आपको पता है कि एक्सप्लोर करने का जो ऑयल फील्ड का था वो रैमको का वो पेंडिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो 7.8 बिलियन कुछ का था, अगर वो आ जाता है प्रोजेक्ट हमारे पास, तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। एफडीआई के अंदर ही उसको कंसिडर किया जाएगा। इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, हम खुद का फील हो जाते हैं इन चीज़ों के अंदर, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, तो हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। बेल्ट हमारे पास वही है, ईरान की वही बेल्ट है, ऑयल भी है, गैस भी है, एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है, हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। तो आप समझते हैं कि जो एक्सप्लोरेशन की आप बात कर रहे हैं, या ये आप जो बात कर रहे हैं जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, तो ये इंपोर्ट बेस होंगे या एक एफडीआई के थ्रू होने चाहिए? एफडीआई के थ्रू, उन्हीं के बेसिकली उसी में पहले इसको लिंक करने की कोशिश की थी पिछली गवर्नमेंट में उसके साथ सिपैक के साथ, लेकिन वो आपको पता है चाइना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि सऊदी को इसमें कंसोर्शियम बनाया जाए, सऊदी और चाइनीज़ और पाकिस्तान। तो उसको फिर इन्होंने प्लान ये किया कि ऐसा ही उसके थ्रू एफडीआई के अंदर लेके आए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके। ये तो एक पोर्शन है। आपके सामने बन रहे हैं के पंप्स आना शुरू हो गए, पीछे रिफाइनरी लग जाती है हमारे पास। इसके साथ साथ और भी एक दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास स्टील मिल के चल रहे हैं जो हमने वहाँ पे शिप ब्रेकिंग के ऊपर लगाना है। तो अगर वो चल जाता है हमारे पास, अब में वो बहुत बड़ी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो कि बिल्कुल एक शिप ब्रेकिंग खत्म हुई है और बलोचिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके लिए। आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की नईम साहब, अगर ये शिप ब्रेकिंग का जो आप बता रहे हैं, ये तो काफी वेट कर रहे हैं, हमारे स्टील सेक्टर तो बहुत ही साइडलाइन हुआ था, और अगर आ जाता है तो ये तो बड़ी विन विन सिचुएशन है। पहले हम बहुत टॉप के ऊपर था, शिप ब्रेकिंग हमारा एक मेजर उसके अंदर शेयर होल्डिंग होती थी हमारी, और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती थी, और हमारे पास जो आयरन का जो रेट है आपके सामने का कितना होता था, अब वो खत्म होगी, पोलिटिसाइज होगी चीज़ें, फिर हालात ऐसे बने। अब वो गडानी इतना बड़ा एरिया है, उसके अंदर डायरेक्ट उसके अंदर शिप की जो लॉन्चिंग होती है, वहीं पे अगर फैक्ट्री लग जाती है ना, तो मैं समझता पूरी जो हमारी यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं हमारी वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमारा जो बाई रोड का जो हमारा अभी हो रहा है अभी जो NLC के थ्रू लॉजिस्टिक का, उसमें हमारे बड़ी बेहतरी आएगी। तो लॉजिस्टिक भी हमारा बढ़ेगा, साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट है बढ़ेगी, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है बेसिकली। तो हम उसको देखना है कि एक्सपोर्ट में हमने कैसे जाना है। रॉ मटेरियल चाइना भी जाएगा और इन एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी जाएगा। मैं समझता इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो आने चाहिए। फिर साथ साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमारे पास लग जाते हैं। आज हम हाइडल को बेहतर कर लें एनर्जी प्रोजेक्ट, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें IPPs पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट उनके एक्सपायर होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। हम अपनी उस पर आ जाएँ, ग्रीन एनर्जी पे आ जाएँ, क्लीन एनर्जी पे आ जाएँ, तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आने वाले वक्त में। राइट, आप सही फरमा रहे हैं कि चीज़ें यकीनन बेहतर होगी। IMF ने भी इस बात को सराहा है कि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कैसा लग रहा है कि एक तो ओवरऑल हमारी इंडिकेटर्स, और दूसरा हमारी जो एक होमवर्क हमने एक अच्छे बच्चों की तरह पूरा किया है, हमारी बहुत सारी चीज़ें थी, कोशिशें थी, कंडीशनैलिटीज़ थी जिनको फुलफिल किया गया, और साथ साथ अब जो ये सूरत हाल एक जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो डायरेक्टली हर कंट्री को इम्पैक्ट कर रहे थे, और उसमें पाकिस्तान ने जहां अपना एक अच्छा रोल अदा किया मीडिएटर के तौर पे, वहीं अपनी इकोनॉमी को भी संभाला। इसके हवाले से बताइएगा। देखिए ना, इसके अंदर भी ये कंटिन्यूटी ऑफ
एक वो चल रही थी, डिस्कशंस थी, फिर इसाक डार साहब ने इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, आपको पता है, ये सालिसी के अंदर भी और डिप्लोमेटिक जो वो था एफर्ट्स के अंदर भी, और इतने मुल्कों को एक पेज पे लाना, अंडरस्टैंड को कराना। मैं समझता हूँ देखिए एक तरफ तुम्हारी वो कामयाबी अपनी जगह पे है कि मुल्क के लिए एक नाम रोशन करना सारा कुछ, लेकिन दुनिया, यूरोप आपके सामने है कि वो बुखलाड़ का शिकार हुई, इंडिया का हालत आपके सामने है, पाकिस्तान तो बिल्कुल अब स्टेबल चल रहा है, ठीक है, हम ख्वाहिशारी भी लेके आए, सारे प्लान्स भी लेके आए, थोड़ी सी चीज़ें फैक्ट्री से जो लो लेवल के लोग हैं, जो लो सैलरीज के जो लोग हैं ना, सॉरी, वो उस पर अफेक्ट ज़रूर हो रहे हैं, ज़ाहिर उसमें थोड़ी सी रेशो आपको पता है कि महंगाई की बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ने टारगेटेड सब्सिडी को भी रूल आउट नहीं किया, टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर बहुत काम किया, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात उस पर भी कर रहे हैं, स्पेशली सब्सिडी इन लोगों को दे रहे हैं, एक ऐप उसके ऊपर, हम भी उस पर काम कर रहे हैं, यूथ प्रोग्राम वाले भी उस पर काम कर रहे हैं, हम ही उसका हिस्सा है उस टीम का, और वॉलंटियर्स के थ्रू हमें काम करना है, ट्रेन करना है लोगों को, क्योंकि 12,500 13,500 जिनके ऊपर हमने सब्सिडी देनी है पूरे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ अगर वो आ जाती है, चेक एंड बैलेंस डिवाइस भी लगाई है कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस होगा, तो क्या इसका तरीकाकार होगा? इससे बेसिकली ऐप के थ्रू चलेगा, फोन होंगे, वो हर पेट्रोल पंप के ऊपर 2 लोगों को दिए जाएंगे, उसका चेक एंड बैलेंस होगा, जो वॉलंटियर्स होंगे हमारे उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे, वो पूरी टीम है हमारी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, वो उसको जो है ना वो मॉनिटर करेगी और रिपोर्ट करेगी डायरेक्टली चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा उसका मैकेनिज्म बन जाएगा और लोगों के लिए बेहतरी उसमें लाई जाती है, और मोट एरियाज उसको लिया, जो डिस्ट्रिक्ट भी वही लिए हैं जहाँ पे जो है ना, जैसे बलूचिस्तान में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मिले, तो हमें वो डिस्ट्रिक्ट मिले हैं कि जो बिल्कुल वहाँ पे पूरे एरियाज के अंदर है, उनके तकरीबन 1200 पंप हमें दिए गए बलूचिस्तान में। चलिए, ये तो एक अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी काम हो रहा है, सब्सिडी पे काम हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं इंटरनेशनली मजीद बात करना चाहती हूँ, मैं नईम करीम साहब पूछना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने, सैयद आसिम मुनीर साहब ने कितनी ज़्यादा एक आगे बढ़कर मीडिएटर के तौर पर जो ये अपना रोल अदा किया है, अभी भी वो अपने ईरान के विजिट पर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ के सऊदी अरब एंड तुर्किया वगैरह पे जो गए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान अब इस पूरे सर्कमस्टांसेस को कि ये ट्रेंड क्या रहेगा, आपको क्या लगता है किस तरीके से इसे मोल्ड करेगा? लेकिन हमें एज ए कंट्री अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, बेस्ट हमारे पास टाइम है कि हमने जो सालिसी का किरदार अदा किया है, और ये कोई कर भी नहीं सकता था, आपको पता है, इसके ऊपर इस इनिशिएटिव के ऊपर कोई भी, टर्की ने भी कोशिश की, आपको पता है, रशिया ने भी की, चाइना, लेकिन हो नहीं सकता था, आपको पता है, लेकिन माइंडसेट की बात थी, इतने ज़्यादा कन्विंस से ट्रम्प साहब, आपको पता है, फील्ड मार्शल साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुई, लोगों ने बड़ा इसके ऊपर नेगेटिविटी फैलाई, आपको पता है सोशल मीडिया पर क्या कुछ चलता रहा, फिर हमारे पास भारत का जो मीडिया है वो क्या चला रहा था आपके सामने, एक दिन पहले तक क्या चला रहा था कि जहाज़ वापस चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे, बैठेंगे नहीं, जंग का रुकना, उसके अंदर ब्रेक आना आपके सामने है कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, उसके ऊपर फिर टेबल पे दोबारा आना चाहते हैं, यही बात करके गए हैं अपने जो जी वेंस साहब है कि हम वापस आएंगे और वापस आएंगे, वो इस पर बात हो, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है जंग, ये नहीं है कि खाली ये पाकिस्तान में या साउथ एशिया के अंदर या वेस्ट, हमारी जो यूएई की उनको, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि शिपमेंट $1000 की शिपमेंट $8000 पे चलेगी एक कंटेनर की, आप ये कॉस्ट कौन बेयर कर सकता है, ये कोई बेयर नहीं कर सकता, आपके सामने फ्यूल की प्राइसेस कहाँ पे गई थी, फिर वो जैसी थोड़ी सी जंग रुकी आपको पता नीचे आ गई, अब फ्यूल तो यहीं से जाना है, आपका जितना भी ऑयल जाना है इन्हीं एरिया से जाना है, कतर है, यही आपकी जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, यहीं से गुजर के जाना है, अगर उस पर कॉस्ट 20% बढ़ जाती है जिस तरह उन्होंने लगाई है ईरान ने, लेकिन ज़ाहिर है वो नेगोशिएट होगी, ऐसे नहीं है कि वो नेगोशिएट होगी और विन विन सिचुएशन के ऊपर सारी आके बात करेंगे, ये एफर्ट्स वो हैं जो हम बिल्कुल इसके ऊपर कोई वो उनका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और फील्ड मार्शल साहब का भी, इतनी बड़ी एफर्ट्स उनके, इसको लेकिन टाइम ये है कि हमें भी इकॉनमिकली इसको हमें कैश करना पड़ेगा, हमें हमें भारत से जो हमारे पास जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमारी अपनी जो डिफेंस की, हमें उसको भी आगे जाके उसको ना एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा, कि वही शोकेस है हमारे पास सबसे बड़ा, हम यूरोप में भी उसको ले जा सकते हैं, माइनिंग सेक्टर है, हमारी एनर्जी के हवाले से हमारे पास माइंस के ऊपर, तो अभी देखें एक्सप्लोरेशन, आपके पास अमेरिका से पहले हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पर काम हो रहा था, $50 करोड़ का था वो, अभी उसके साथ साथ बाकी और कंपनीज इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, हमारा जो SAFC का जो अदारा बना था, मैं समझता हूँ उसके अंदर जो थोड़ी सी मीडिएशन की और थोड़ी सी जो लीगल उसके अंदर गारंटी के इश्यूज़ आ रहे थे, मेरा समझता है अब वो हल हो जाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट बेहतर मिली है उनको, एक पूरे दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चला है कि इत्मीनान जो है ना वो किया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर और बेहतर तौर पर यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है, रिकॉर्डिंग आपको पता है 50-50 की बेस के ऊपर है हमारा, 50 उन्होंने लेके जाना है, 50 पाकिस्तान को मिलना है, जिसमें 25 बलूचिस्तान का और बाकी 25% फेडरल का, तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लिया जाए, और थोड़े जो लोकल हमारे लोग हैं जो एक्ट के अंदर आते हैं, मिनरल्स एक्ट, माइंस एक्ट के अंदर आते हैं। अच्छा नईम करीम साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, एक और चीज़ जो हम शायद मिस कर गए हैं इस बातों में, ये भी बताना ज़रूरी है कि जो हमारे पोर्ट्स पे एक्टिविटी है ये फिनोमिनल है, आजकल हम देख रहे हैं लोकल्स की आप बात कर रहे हैं, तो लोकल्स इससे मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं,
गवादर जो पोर्ट्स हैं इन पे बहुत काम हो रहा है, बिन कासिम कराची पोर्ट्स हैं इन पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो ये कितना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल लग रहा है कि इतना काम तो कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है? वहाँ पे तो देखेंगे कराची में जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी यार्ड्स हैं, उन पे डॉकिंग की जगह नहीं है अभी लोगों के पास, वहाँ कंटेनर रखने की जगह नहीं उनके पास। ये वो वक्त है जिसमें हम ग्वादर को जो है ना वो एक्टिवेट कर लें एज ए कमर्शियल पोर्ट, एज ए कमर्शियल उसको लें, और साथ साथ ग्वादर का जो एयरपोर्ट है उसको हम ट्रांजिट के ऊपर और लॉजिस्टिक जो उसके अंदर है ना उसको कार्गो पोर्ट पे उसको हम यूज़ करें। हमारे लिए इतना बड़ा वो ट्रांजिट पोर्ट एयरपोर्ट बन सकता है जो ग्वादर का है, और स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट बना है वो, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई। तो यही टाइम है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें बड़ी कंपनीज़ के साथ, बड़ी एयरलाइंस के साथ, बड़ी कार्गो कंपनीज़ के साथ। उसकी हम नहीं कहते कि जो लोगों ने वहाँ से बाहर निकलना है, आना है, उनको कोई थ्रेट है, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, वैसा कोई नहीं। पोर्ट के अंदर की चीज़ें सारी इसी तरह हमारा जो पोर्ट होगा, जो ग्वादर पोर्ट, वो भी ट्रांजिट पोर्ट यूज़ होगा यहाँ से, और एयरपोर्ट भी हमारा ट्रांजिट जैसे यूज़ होगा। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है, इसको अगर हम कैच करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी तो आपके पास बिजनेस की जितनी हमारी कैपेसिटी थी कराची पोर्ट कासिम की, वो फुल है इस टाइम पे, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है ट्रांजिट के अंदर। हालांकि ऐसे कभी नहीं होता था, हमारे पास पोर्ट यहाँ पे शिपमेंट वही आती है। तो इट मींस इट्स अ गुड टाइम कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट गवर्नमेंट अगर ग्रास रूट लेवल पे कुछ एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी हम एक्सपोर्ट के अंदर बहुत कुछ इसमें हम कर सकते हैं, और अपने उसके रेट के हिसाब से बेहतर चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं आगे। मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा हमें प्लानिंग की और एक प्रॉपर, मैं समझता हूँ कि उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है ना डिपार्टमेंट्स की, इंडस्ट्री के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, मैं समझता हूँ कि वो टाइम है कि हमें बैठना पड़ेगा और सबको एक जो है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस में लेके ना आगे चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, आपने सिंक्रोनाइजेशन की बात की है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत जलन करने की कोशिश कर रही है कि स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स एक पेज पे हों, ताकि तमाम जो एक आइडियल पॉलिसी जो है वो सामने आए। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं आज की मार्केट के, वो आपको दिखाते चलते हैं किस तरीके से आज की मार्केट ने रिएक्ट किया और किस तरीके से एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखी जा रही है। वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं, लेट्स हैव अ लुक। हंड्रेड इंडेक्स परफॉर्मेंस में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,68,519.94, हायर साइड मार्केट गई 1,70,899.16, लोअर वॉज तकरीबन सेम एज द ओपनिंग ही हम कह सकते हैं 1,68,941.31 एंड फाइनली क्लोजर 1,69,911.95 यानी कि 1,392.01 का इजाफा देखा गया। एक अच्छे गेंस के साथ पॉजिटिव एंड कंसोलिडेटेड मार्केट, आइडियल मार्केट हम कह सकते हैं इस वीक के अंदर जो परफॉर्मेंस हो रही है। नेक्स्ट कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद है, वो भी देखते चलते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिग इन रेड टेरिटरी, यूनिटी लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.95 के इजाफे के साथ, 9.36 पे क्लोजर, 70.48 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉट पे 0.04 का इजाफा देखा गया, 7.81 पे क्लोजर रहा, 52.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, हेस्कॉल एनसी 1.73 का इजाफा देखा गया, 19 पे क्लोजर रहा, 46.28 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा, एंड फोर्थ स्कॉट पे बैंक ऑफ पंजाब 0.03 का डिक्लाइन, 33.94 पे क्लोजर, 38.68 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, एंड लास्टली पेस पाकिस्तान 0.79 का इजाफा, 12.36 पे क्लोजर, 33.9 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज के वॉल्यूम लीडर्स में आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है, नॉर्मल वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ श्रिंक हुए हैं कल के मुताबिक अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी एक अच्छे वॉल्यूम्स हैं। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 5,01,788 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,30,659, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑunce $4,802.65, ऑयल WTI पर बैरल 92.4, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $96.38। आज आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन देखा जा रहा है और गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा हाइक देखा जा रहा है, यानी कि कल हमने 4,700 के लेवल्स देखे थे एंड आज हम देख रहे हैं 4,800। इट मीन्स कि ये एक थोड़ा सा गेन देखा गया है जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारी लोकल मार्केट पे। नईम करीम साहब से मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगी। नईम साहब, कमोडिटीज़ के हवाले से आपने रेट्स देखे, शूट कर रहे हैं प्राइसेस गोल्ड के थोड़े थोड़े कम होके, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अपने एक एक्चुअल वैल्यू पे में भी ये आ जाए, जिस तरीके से ये जंग का जो एक सिचुएशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब, क्या कहेंगे? बात तो ये सप्लाई चेन की है ना, सप्लाई चेन आपकी जब ठीक हो जाती है और जो डिमांड एंड जो उसके बीच का जो गैप है आपका सप्लाई का, वो अगर कम हो जाता है तो मैं ठीक हो जाएगा। अभी तो मसला सिर्फ आपकी सप्लाई का है ना, डिमांड तो वहीं पर खड़ी है आपकी, लेकिन सप्लाई आपकी नहीं आ रही, तो उसकी वजह से जो इंक्रीज़ आ रही है वही आ रही है।
बेसिकली तो प्राइस जो उसकी ऑयल की है वो तो नहीं बढ़ी, आपका जो फ्रेट है वो इस पर इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी। लेकिन आप देखें जब ये जंग हुई थी तो ये 115 पे चला गया था, फिर 97 पे 87 पे भी आया, अब फिर 97 98 के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी तो आ रही है। गोल्ड तो ऊपर की तरफ है, उसका रुझान है शुरू से ऐसे ही, बीच में वॉर के दिनों में नीचे आया ही, लेकिन फिर दोबारा से जमकर है। बाकी जो लोकल कमोडिटीज़ आई हैं, जो लोकल जितने भी स्टेक आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो आपको देख लें कि बैंक के अलावा जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अलावा तो बाकी सब में बेहतरी है आपकी जितनी भी है। तो वो इसी तरह ही एक ट्रेंड चलता है कि लोग फिर इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज़ हैं जो रिलायबल उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ बेहतरी है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी है, और ये अच्छा एक रुझान हम देखने में आ रहे हैं हमारे पास। वेल नईम साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और आपने इकॉनमी के हवाले से डिटेल बताई, जो कि आज के दिन हम बात भी कर रहे थे। खासकर IMF की चीज़ें जो है वो हमारे सामने क्लियर हो गई हैं। सेकंड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही एक अच्छी बात होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी कंडीशनैलिटीज़ को फुलफिल करके आगे बढ़ रहा है। कुछ अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं करेंसी के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.37 रुपीज, सेलिंग वॉज 329.97। यूके पाउंड बाइंग रही 378.71, सेलिंग वॉज 379.39। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.85, सेलिंग वॉज 279.35। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.91, सेलिंग वॉज 40.99। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं जी। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.33, सेलिंग वॉज 74.46। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.92, सेलिंग वॉज 76.05। कतरी रियाल बाइंग रही 76.57, सेलिंग वॉज 76.71। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.38, सेलिंग वॉज 912.01। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। ओवरऑल हम देख रहे हैं डॉलर की जो एक डेप्रिसिएशन है वो कुछ पैसाज में ही सही बट कंटिन्यू है, तो ये पाकिस्तान की जो एक करेंसी है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अगर हम बात करें या हम ये बात करें कि किस तरीके से पाकिस्तान वर्चुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा एक मैसिव रोल दिखाई देता है। इसी तरीके से जब इंटरनेशनल वर्ल्ड में बात करते हैं तो तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल होने में हमने इस साल के अंदर और लास्ट ईयर जो ये बात हो रही थी और जब एक स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी तो उस वक्त ये इस बात को एक मेक श्योर किया गया था कि इसको पहले रेगुलेट किया जाएगा, फिर क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर तौर पे पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, अनऑफिशियल नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ ऑफिशियली इसको प्रमोट किया जाएगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज पर जो ये आयद पाबंदियां खत्म हुई हैं ये कितनी ज़्यादा खुशाइन बात है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। साथ साथ हम बताएं आपको कि ईरान और जो वस्ती एशिया के साथ तजारती रवाबित में एक अहम संग मील उमूर हुआ है, एक टर्मिनल जो है वो फाल किया गया है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। साथ साथ हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पहली बार यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मेज़बानी करेंगे। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार ये यूरोपीय यूनियन के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी मेज़बानी का मौका मिल रहा है और पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जो मेज़बानी होगी ऑफ कोर्स ये भी देखने लायक होगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया के अंदर पहले ही एक लाइमलाइट में है, तो इसके बाद जो बिजनेसेस इससे जनरेट होंगे या जो प्रमोट होंगे वो कितना ज़्यादा एक फ्रूटफुल साबित होंगे। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको बताएं कि जुलाई एंड मार्च की जो PSDP के लिए मुख्तस फंड्स का 70% जो है वो जारी कर दिया गया है, तो इसकी भी डिटेल आज हम आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं इकॉनमी के हवाले से जो आज हमारे पास मौजूद, फिर वापस आते हैं सेकेंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मालियाती ताउन एक बार फिर मजबूत और मुस्बत सिमत में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब की रकम मौसूल होना न सिर्फ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत देगा, बल्कि इससे मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से एतमाद में भी इजाफा होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये फंड्स 15 अप्रैल 2026 को मौसूल हुए, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक काबिल एतमाद मुआशी शराकतदार है। इस इक़दाम से न सिर्फ फौरी माली दबाव कम हुआ, बल्कि आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों के लिए भी एक मुस्बत इशारा गया है। सऊदी अरब की जानिब से मजमूई तौर पर $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी और $5 अरब के साबका डिपॉजिट्स को तवील मुद्दत के लिए रोल ओवर करने का फैसला दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात को जाहिर करता है। ये इक़दामात पाकिस्तान के बैरूनी खाते को मुस्तहकम बनाने और अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। मजमूई तौर पर ये पेशरफ पाक सऊदी मालियाती शराकतदारी की मजबूती, बाहमी एतमाद और इक़्तिसादी ताउन की बेहतरीन मिसाल है, जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और तरक्की के इम्कानात को रोशन करती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं। जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फाइनली पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज थी जिन पर पाबंदियां आई थी, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि बिलाल बिन साकिब साहब ने जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से काफ़ी कोशिशें की और किस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान में ये डॉक्यूमेंटेड के एक हम कह सकते हैं मरहले में आ चुकी है। एक ऑफिशियल नोट पे आ रहा है, स्टेट बैंक इसको रेगुलेट करेगा। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो दिखाई दे रहा है? जी, वालेकुम सलाम नताशा। देखिए, हमने माजी में जब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रोग्राम होते रहे, हम डिस्कशन करते रहे, तो एक बात बार बार ये मैं कहता रहा, ये दोहराई जाती रही कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में जाना है, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में अनरेगुलेटेड नहीं जाना, क्योंकि पाकिस्तान को माजी में भी चैलेंजेस का सामना रहा, जिसमें पाकिस्तान ने जो है FATF की ग्रे लिस्ट को फेस किया, उसमें से निकले। तो पाकिस्तान कोई इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहता था जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म की बैनुल-अक़वामी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से किसी क्या नाम है ग्रे एरिया में आया कोई, उसके बाद रेड फ्लैग रेज हो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत क्लैरिटी के साथ काम किया कि हमने क्रिप्टो करेंसी की पहले रेगुलेशंस लेके आनी है, फिर हमने क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस जो हैं उनका लाइसेंसेस इशू होंगे और वो कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होकर अपना काम करेंगी। तो अब वो सारा इनिशियल वर्क हो चुका था। उसके बाद स्टेट बैंक ने अपना परमिट कर दिया कि जो लाइसेंस होल्डर कंपनीज होंगी वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का काम कर सकेंगी। ये एक पहला स्टेप है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस होल्डर ओपन हो जाती हैं और यहाँ पे काम करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जो क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस होल्डर कंपनीज हैं उनके पास अपने अकाउंट खोल सकते हैं। और ये पाकिस्तान में इस वक्त टाइम है, जो हम ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं, तो पाकिस्तान में इट्स द राइट टाइम के जो इन्वेस्टमेंट है बाहर से आनी है, क्रिप्टो करेंसी में आनी है, तो पाकिस्तान में बड़े आराम से पोर इन होगी, बड़े आराम से फ्लो कर जाएगी और किसी किस्म के उनको चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी की लाइसेंस को देने की परमिशन और उनको ऑफिस अपने खोलने की इजाज़त देना और काम शुरू करने की परमिशन देना एक ऐसा स्टेप है जो हमारी इकॉनमी को इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ द फॉरेन रेमिटेंस एक बिग पुश देगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, हमारी अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट भी नजर आएगी और हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये स्टडीज़ हैं कि पाकिस्तान की एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसी में अपने यहाँ पे लाइसेंस होल्डर कंपनीज के साथ वापस पाकिस्तान में आएगी और उससे पाकिस्तान की जो मालियाती पोजीशन है उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइए कि ईरान और वस्ती एशिया के साथ जो ये तिजारती एक रवाबित में अहम संगे मील हुआ है, टर्मिनल बहाल कर दिया गया है, तो कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा या किस तरीके से इसका जो एक इम्पैक्ट है वो क्या है? हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसके फाल करने से अब क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। जी, ये जो हमारा ट्रेड कॉरिडोर जो है वो जो ओपन हुआ है, वो हमारा पाकिस्तान जो पोर्ट्स हैं ग्वादर और कराची की उसको कनेक्ट करता है ईरान से होते हुए ताशकंद, और ताशकंद से वो हमारी वस्ती एशिया की जितनी भी मार्केट्स हैं उसको कनेक्ट करता है। right. इसकी जो इस
ट्रेड कॉरिडोर की जो इम्पोर्टेंस है ये इस तरीके से इतना अहम है कि आप ये देखें कि वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल है, CPEC के अंदर भी इसकी अहमियत एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि ये वो कनेक्टिविटी है कि आपकी ट्रांसशिपमेंट्स जो हैं पूरी दुनिया से आके पाकिस्तान में ग्वादर और कराची की पोर्ट से, पोर्ट कासिम से वो कनेक्ट करेगी रोड लिंक को, और वो पाकिस्तान से पास थ्रू करती हुई इस गिब्द वाले जो टर्मिनल है उससे होती हुई जो पूरी वस्ती एशिया को आगे ट्रेड चली जाएगी। अब ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है कि हमने देखा कि जब जो खास तौर पे अगर हम इसको कहें कि ये रूट जो हमें आगे रशिया तक भी लेके जाएगा, क्योंकि रशिया का एक चैलेंज आता है कि वहाँ पे जो हम कहते हैं ठंडे समंदर हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है ट्रेड की मूवमेंट, तो रोड नेटवर्क जो हैं वो ट्रेड लेके चलते हैं, तो ये पूरा ट्रेड नेटवर्क लेके जाएगा। और इसमें आपने देखा कि हमारा NLC ने पहली जो उसकी शिपमेंट थी प्रायोरिटी बेसिस पे मीट की, वहाँ से करके उसको मूव कर भी दिया हुआ है इस जो हमारा नया टर्मिनल ओपन हुआ है। तो ये जो ट्रेड गेट है, हमने देखा जब अफगानिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से ट्रेड मुसलसल इफेक्ट हुई। हमने पाकिस्तान में भी देखा कि हमारे जो आलू की जो एक्सपोर्टर्स थे उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके बाद हमने देखा हमारे किन्नू के एक्सपोर्टर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो ये वो रूट है कि जब ये हमारा रूट ऑपरेशनल होगा तो हमें एक सब रूट और मिल गया कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में अनरेस्ट है, वहाँ का रूट क्लोज हुआ हुआ है, वहाँ पे ट्रेड मूव नहीं कर पा रही, तो ये एक दूसरा रूट है जिससे हम ट्रेड करके दुनिया में आगे कनेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, सिर्फ ये ट्रेड रूट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये ट्रांसशिपमेंट के अंदर पूरी दुनिया इसको यूज़ करेगी, और ये बहुत एक जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्लोबल जो हमारी ट्रेड है इसके अंदर। पाकिस्तान की एज ए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन या जियोलॉजिकल सिचुएशन के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान को यूज़ करते हुए दुनिया अपने ट्रांसशिपमेंट्स करेगी, और इसको कॉरिडोर को ट्रेड कॉरिडोर को यूज़ करते हुए जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं वहाँ तक अपनी एशिया की आराम तरसील कर सकेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में जो है वो पहली बार यूरोपीय यूनियन बिजनेस पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मेज़बानी करेगा, ये कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके से ये जो एक हमारे पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है वो सामने आ रही है, और दूसरा ये कि हमारी जो इससे एक राहें खुलेंगी बिजनेसेस के हवाले से, यानी कि B2B रिलेशन जिस तरीके से बिल्डअप होंगे, वो आप कैसे देखते हैं? हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी इस फोरम की मेज़बानी के बाद हमें मिल सकती हैं? जी देखें नताशा, ये फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, इस फोरम की भी टाइमिंग इस टाइम पे पाकिस्तान में होना बहुत अहमियत के हामिल हो गई है, क्योंकि आपने देखा कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, इस्लामाबाद के ऊपर हैं कि ईरान US जंग को जब क्लोज होना है, अमन माहिदा होना है, तो उसके ऊपर जो हमारी हुकूमत का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे फील्ड मार्शल का, हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और बाकी तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब ने अपनी ऑल आउट एफर्ट किए हैं और इंशाल्लाह एक ब्रेक थ्रू होगा। तो उसके साथ साथ बाय एंड ऑफ द मंथ ये जो हमारा बिजनेस फोरम हो रहा है यूरोपियन यूनियन का, इसका पाकिस्तान में होना एक बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है कि पूरी दुनिया ऑलरेडी देख रही है पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे मर्ज हुआ है पूरी दुनिया में। दो ऐसे मुल्कों में जिसमें कोई बीच में पढ़ने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान ने बैठ के उनको एक टेबल पर बैठा दिया, आमने सामने बैठा के बात करवा दी, तो आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है। तो ये वो फोरम है जहाँ से अब देखें ऑलरेडी हम देखेंगे 300 के करीब जो यूरोपियन यूनियन की कंपनीज पाकिस्तान में ट्रेड कर रही हैं, लेकिन अब वो ट्रेड से आगे बढ़ना चाह रही हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस ट्रेड फोरम से उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि पाकिस्तान में सिर्फ ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान में ट्रेड से आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, IT टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ट्रेड से हट के वो आगे एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगी, इकॉनमी में इंजेक्ट करेंगी चीज़ें। और जो ये फोरम है इसके अंदर कोई 600 के करीब जो B2B मीटिंग्स प्लान है ऑलरेडी। तो ये वो चीज़ें हैं, हम देखेंगे कि ये फोरम जो है एक पाथवे बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की एक मेजर जो GSP+ के बाद मेजर एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज को जा रही है। लेकिन अब ये जब आएगा तो हम ट्रेड तो कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें ट्रेड करनी पड़ती है। हमें जैसे हमारी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जो सीड्स हैं वो हमारी यूरोपियन कंट्री से आती हैं, वहाँ उनकी बेस पे हमारी एग्रीकल्चर चलती है। इस तरह एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो भी यूरोपियन कंट्री से आते हैं। तो वो ट्रेड चल रही है दो, हमारी पाकिस्तान की और यूरोपियन यूनियन की। लेकिन अब ट्रेड से बढ़ के आगे काम होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होगी, उनकी इंडस्ट्री आएगी, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स या जिसे कहते हैं नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे उनके ऑफिसेस खुलेंगे और वो यहाँ पे नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपनी बिजनेसेस को ग्रो करेंगे।
क्योंकि हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो इसकी अपनी भी डिमांड है। यू आर राइट। जवाद साहब, ये भी बताइए कि जुलाई टू मार्च जो पीएसडीपी का अमाउंट है वो तकरीबन 70% जारी किया गया है, तो इसके हवाले से और आपके पास क्या डिटेल्स हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जी देखिए, पीएसडीपी की टाइमली जो फंड की रिलीज है वो इम्पोर्टेंट होती है मुल्क में जारी तरक्याती प्रोग्रामों के लिए। जी। गवर्नमेंट ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स थे और जो इस वक्त हमने फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस किए, तो उसको पीएसडीपी को कट करके उसकी कुछ अमाउंट कम कर दी गई, 900 बिलियन से हमने उसको नीचे लेके आए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया वो ये किया कि उसकी टाइमली रिलीज कर दी। अब 70% रिलीज होने का मतलब ये है कि अगर हमारे 1 ट्रिलियन का पीएसडीपी है तो हमें 700 बिलियन की जो फंड की रिलीज हो गई है। ये 700 बिलियन की जो फंड की रिलीज है या 70% फंड की जो रिलीज है टाइमली, ये हमारे ऑन गोइंग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनकी टाइमली कंप्लीशन के लिए बड़ा अहम है, उसके साथ साथ जो हमारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं उनकी भी जिसे कहते हैं कि किक स्टार्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। देखें, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनके फंड रिलीज होने में देर हो जाए तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर एक फंड जब हमने PC1 PC2 अप्रूव करके स्टार्ट किया, लॉन्च किया, उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट से 1 बिलियन रुपीस थी और वो अगर डिले हो जाता है तो हम देखते हैं बाजू का उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो डबल हो जाती है क्योंकि उसको टाइमली फंड रिलीज नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मामले में इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली जो वॉच किया, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इनका बहुत अच्छा एक पंजाब में 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो वहाँ पे भी पंजाब में कभी तरक्याती फंड को डिले नहीं होने देते थे, उसको रिलीज करवाते थे ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टाइमली कंप्लीशन हो। उसमें सही फरमाया आपने जवाद रिजवी साहब, आप एनालिसिस कर रहे थे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकोनॉमी के हवाले से हम डिटेल्स बता रहे थे। दैट्स इट। इसी नोट पे पॉइंट अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।